कंटिन्यू करेंगे सैलरीज। सो गाइज, हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस किया था लास्ट लेक्चर में। हम वी वर टॉकिंग अबाउट फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। उसमें नंबर 2 आती है डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे। ओके, अब डियरनेस अलाउंस क्या है? देखिए, आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दैट, एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को डियरनेस अलाउंस देता है, ठीक है। उसके बाद ये टोटली टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, चाहे वो गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट, कोई भी हो, सबको उसके लिए टैक्स देना पड़ता है, यानी बेसिक सैलरी में इंक्लूड किया जाता है फॉर टैक्सेबल पर्पसेस। ओके, अच्छा, ये तो होगी टैक्सेबिलिटी। उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज 2 वेज से करते हैं। पहले ये है, ये जो डियरनेस अलाउंस है एंटर्स इनटू सर्विस बेनिफिट्स, यानी कि क्या ये अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। दूसरा है, पहले में तो है, दूसरे में नहीं है, कि ये जो होगा डीए डजंट एंटर इनटू सर्विस बेनिफिट्स, यानी वही रिटायरमेंट एंड ऑल। तो ये 2 सिचुएशंस है, इनको हमने कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सिचुएशन ए में जब हमने हाउस रेंट अलाउंस निकालनी है ना, या रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में, या पेमेंट टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन तीनों पर्पसेस के लिए जब हम सैलरी लेते हैं ना, उस सैलरी में हम डीए को इंक्लूड करते हैं अगर ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है। समझ आ गई है? अदरवाइज हम बेसिक सैलरी ही लेते हैं। अंडरस्टूड? उसके बाद सिचुएशन ए में वी वर टॉकिंग अबाउट, यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर है तो उस केस में डियरनेस अलाउंस को क्या बोला जाता है? डियरनेस पे भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट अलाउंस है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। इसमें क्या होता है? इन ऑर्डर टू मीन रूटीन मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर क्या करता है? एक मेडिकल अलाउंस दे देता है, दैट इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। चाहे कितना भी खर्चा हुआ या नहीं हुआ हो, ये अगर आपको एम्प्लॉयर देता है, यानी किसी एम्प्लॉय को, तो ये टोटली टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ओके, नेक्स्ट है टिफिन और लंच अलाउंस, ठीक है। अब फिर वही बात है, लंच के लिए या फूड प्रोवाइड किया जाता है। फूड तो प्रोवाइड नहीं किया जाता, कि जो खर्चा होता है फूड पे लंच के लिए या ऑफिस आवर्स में, तो उसके लिए एक अलाउंस दी जाती है जिसको टिफिन या लंच अलाउंस बोला जाता है, ठीक है, ऑफिशियल आवर्स में, तो उसके लिए दिया जाता है। फिर वही बात आ जाती है, दिस इज टोटली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो उसके बाद है सर्वेंट अलाउंस। अगेन सर्वेंट की अलाउंस मिल सकती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है, दिस इज ऑल्सो टोटली टैक्सेबल। वो सर्वेंट रखे या ना रखे, कोई भी एम्प्लॉय हो, सबके लिए ये टैक्सेबल है। ओके, उसके बाद है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। यूजुअली ये दी जाती है गवर्नमेंट डॉक्टर्स को, उनकी प्रैक्टिस कर्व करने के लिए, कि कहीं वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर लें, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये दी जाती है अलाउंस। और दिस इज टोटली टैक्सेबल, ये टोटली टैक्सेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे हॉस्टल वार्डन अलाउंस और प्रॉक्टर अलाउंस। अब क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे वार्डन की ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, उनको एक अलाउंस दी जाती है एज वार्डन्स, जो भी वार्डन होते हैं, कॉम्पनसेट करने के लिए, कि अगर उनका कोई एडिशनल खर्चा हो जाता है इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, तो ये अलाउंस दी जाती है। अगेन ये टोटली टैक्सेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज स्पेंट, आई मीन किया भी है या नहीं किया है, ये ज़्यादा किया है, एंड इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज दिस इज टैक्सेबल। नेक्स्ट है डेपुटेशन अलाउंस। ये क्या होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे एम्प्लॉय को भेजा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए अलाउंस दी जाती है। किस लिए? कि वो जो सो दैट दे कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ न्यू प्लेस के चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो एडिशनल एक्सपेंडिचर आ जाता है, तो डेपुटेशन पे जब भेजा जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डेपुटेशन अलाउंस दी जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन टोटली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अंडरस्टूड? उसके बाद है ओवर टाइम अलाउंस। अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है, यानी कि जो उसके नॉर्मल आवर्स है उससे ज़्यादा काम करता है, तो उसके लिए ओवर टाइम अलाउंस दी जाती है, ठीक है। यूजुअली इसका जो नॉर्मल रेट से जो रेट है ना, वेज रेट या सैलरी रेट, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाता है, उसको ओवर टाइम अलाउंस मिलती है, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दैट इज कम्यूट करने के लिए। एक एम्प्लॉई अपने घर से ऑफिस जाता है, उसको कम्यूट करने के लिए जो खर्चा होता है उसको कॉम्पनसेट या मीट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दी जाती है। दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विद एन एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है कि क्या एक्सेप्शन है वो, कि एग्जाम्पशन मिलती किन लोगों को, एक तो डम, ब्लाइंड, डेफ और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज। हैंडीकैप्ड स्पेशली जिनको ऑर्थोपेडिक यानी कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, उनको एग्जाम्पशन मिलती है 3200 पर मंथ के हिसाब से, बाकी किसी को भी नहीं मिलती। अगर किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिली है दैट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एक्सेप्ट दीज पीपल जिनका मैंने मेंशन किया है। ओके उसके बाद बात करेंगे पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस की। ठीक है, ये भी दो तरह की होती है, मैं अभी बताती हूँ कौन कौन सी। एक तो नंबर 1 अलाउंसेस एग्जाम्प्टेड अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। एक लिमिट होती है, वहां तक क्या किया जाता है, एग्जाम्प्ट किया जाता है, बाकी हिस्सा क्या होता है, टोटली टैक्सेबल होता है। दूसरा है अलाउंसेस वो होती हैं जो एग्जाम्प्टेड होती हैं अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, दो तरह की है। उसमें सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं जिसमें स्पेसिफाइड लिमिट होती है, उसमें ये नहीं देखा जाता खर्चा कितना, उसमें सबसे पहले आएगा हाउस रेंट अलाउंस। इसको HRA भी हम बोल देते हैं। अब हाउस रेंट अलाउंस के लिए सेक्शन हमारा जो है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बताई, कंडीशंस बताई, आपको अभी पता चल जाएगा ये हाउस रेंट अलाउंस क्यों दी जाती है। इसका रीजन है कि जब किसी एम्प्लॉय के पास घर नहीं होता, उसको एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट किया जाता है, तो रेंट का खर्चा निकालने के लिए उनको एक हाउस रेंट अलाउंस दी जाती है। लेकिन वो कितना खर्चा करते हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड। क्या कंडीशन कंसिडर किया जाता है, एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है वो कंसिडर की जाती है। उसके लिए 3 कंडीशंस हैं जिनमें से लीस्ट लेना होता है अंडर दिस सेक्शन। वो लीस्ट लेने के लिए 3 कंडीशंस कौन सी है, सबसे पहले क्या कि एक्चुअल HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और थर्ड क्या है 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी तब होगा अगर वो एम्प्लॉय कहाँ रहता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में। अदरवाइज अगर कहीं और रहता तो वो 40% ऑफ सैलरी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी तीनों की तीनों कंडीशन। इन तीनों कंडीशंस में क्या होगा, लीस्ट लेना है वो हमारा एग्जाम्प्ट होगा। जितना हमें HRA मिल रहा है उसमें से वो जो एग्जाम्प्ट होगा माइनस कर देंगे, बाकी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ओके उसके बाद सैलरी फॉर अबव पर्पस मीन्स कि इसमें सैलरी का मतलब क्या है। एक तो सैलरी बेसिक सैलरी है, राइट, मतलब बेसिक सैलरी तो हमने लेनी है। और क्या लेना है इसमें, डियरनेस अलाउंस, और थर्ड है कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। 3 चीजें, एक तो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन दैट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। अब बेसिक तो आपको पता ही है। अगर BC सिचुएशन में कब ये इंक्लूडेबल होगा सैलरी में, कब सैलरी इंक्लूड करेंगे, अगर ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है। अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो फिर हम ये दोनों चीजें या जो भी, अगर 1 है तो 1 ले लेंगे, 2 है तो 2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई सैलरी कि हम सैलरी का मतलब क्या मतलब लेते हैं, अगर 10% या 40 या 50% लेना है। उसके बाद कुछ और कंडीशंस हैं इन जनरल। वो क्या है कि यहाँ पे अगर हमने सैलरी लेनी है ना, वो हमने क्या करनी है, ड्यू बेसिस पे लेनी है। चाहे हम रिसीव 4 साल बाद कर रहे हैं, हमने ड्यू बेसिस पे लेनी है, चाहे रिसीव करे या ना करे। समझ गए हो आप। उसके बाद इफ अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड फॉर प्रोपोर्शन ऑफ अ ईयर, तो हमने प्रोपोर्शनेट ही HRA निकालना है। अगर 4 मंथ्स की बात हो रही है, अगर 4 मंथ्स के लिए अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया जाएगा तो हम 4 मंथ्स की ही HRA लेके निकालेंगे वो लीस्ट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर एम्प्लॉय किसी के घर में रह रहा है, ठीक है, जिसके लिए वो कोई रेंट पे नहीं करता, जैसे पेरेंट्स के घर में, ब्रदर के घर में, किसी फ्रेंड के घर में रह रहा है, उसके लिए वो कोई रेंट पे नहीं कर रहा, या क्या होता है कि जो वो रेंट पे कर रहा है वो 10% ऑफ सैलरी से कम है, इन सिचुएशंस में सारा का सारा HRA टैक्सेबल होगा, उसमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? ओके, एक और बात बतानी है कि अगर सैलरी, HRA, रेंट पेबल
या लोकेशन ऑफ द हाउस कुछ भी चेंज नहीं आता तो हम एनुअल बेसिस पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर इन चारों फैक्टर्स में से कोई भी चेंज आता है ना तो हम मंथली बेसिस लेंगे या हमें कोई ना कोई मेथड बताया होगा, उसी बेसिस पे हम लीस्ट अमाउंट निकालेंगे कंडीशंस को मीट करने के बाद। ओके, तो हम HRA की बात कर रहे हैं तो उसके कुछ सम्स भी कर लेते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। रादर सम पहले करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ राहुल, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, सैलरी पर मंथ, ये ज़रूर चेक करना है, हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ, कमीशन है पर एनम, बोनस है पर एनम, ठीक है। अब कमीशन का कोई वो टर्न ओवर या किसी से लेना देना नहीं है, इसका मतलब इस कमीशन को हमने कंसिडर नहीं करना फॉर सैलरी पर्पस जब हमने HRA निकालना, ठीक है। सैलरी हमें पता है, HRA पता है, इसका कोई लेना देना नहीं, बोनस का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। साथ में बोला है कि ही पेज अ हाउस रेंट ऑफ ₹1,300 पर मंथ एट आगरा। अब आगरा ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, तो इसका मतलब हम 40% ऑफ सैलरी लेंगे, जो कंडीशन में एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, रेंट पे भी जो उसने किया हमें पता चल गया, तो हमने करना कैसे, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस हेडिंग देनी है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि हाउस रेंट अलाउंस उसे एक्चुअली रिसीव कितना हुआ है, 1200 पर मंथ, यानी 1200 इंटू 12, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने लेना है एग्जाम्शन के लिए तीन कंडीशंस जो है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। लीस्ट क्या लेना है, सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये हमने अभी निकाला, लिख दिया। 40% ऑफ सैलरी, अब सैलरी में सिर्फ सैलरी है, कोई इसमें वो नहीं है DA वगैरह, तो सिंपल आप 6000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 72,000 आ जाएगा, उसका 40% लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारी कंडीशन है, यानी रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, यानी रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे किया 12 मंथ्स का, याद रखना ये पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना नहीं भूलना। दिस मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी हमने अभी निकाली थी ना ये वाली, इसका आप 10% लोगे, जब सॉल्व करोगे ना माइनस करके तो ये आ जाएगा 8400। अब इन तीनों में से हमने लीस्ट देखना है कौन सा, देखो ये वाला लीस्ट है, इसका मतलब लीस्ट हम यहाँ लिखेंगे, यानी ये अब टैक्सेबल होता अगर लीस्ट में कुछ ना होता, तो ये है एक्चुअल जो HRA रिसीव किया गया है, ये आ गई हमारी एग्जाम्शन, माइनस कर देंगे, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अंडरस्टूड? सम करते हैं। मिस्टर रमेश इज एंटाइटल टू अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ, जरूर चेक करना, ठीक है। एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ ₹5,000, ये भी पर मंथ है, ठीक है। तो इन केस आई हैव मिस्ड आउट समथिंग, आई विल क्लेरिफाई दैट। अब 40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में है कितना, 40%, जो मिल रहा है ना DA उसका 40%, इसका मतलब हमने 40% HRA पर्पस के लिए बेसिक सैलरी में ऐड करना है, ओके। उसके बाद ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू HRA ऑफ ₹7,000 पर मंथ, उसको HRA भी मिल रहा है। अब कितना HRA एग्जाम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, देखते हैं अभी। ही पेज ₹7,000 पर मंथ एज रेंट, HRA भी इतना है, टैक्स भी रेंट भी इतना है, लेकिन हमने तो एग्जाम्शन देखनी है ना, लीस्ट ऑफ द 3 कंडीशंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, ठीक है। सो एज रेंट फॉर अ हाउस इन दिल्ली। अब दिल्ली सबसे पहले आपने लोकेशन देखनी, दिल्ली की बात हो रही, इसका मतलब हमने यहाँ पे 40 नहीं 50% लेना ऑफ सैलरी कंडीशंस में, राइट। कंप्यूट द टैक्सेबल HRA, तो हमने ये 2-3 चीज़ें इकट्ठा देखनी होती। पहले ये दिल्ली लोकेशन देखा हमने, फिर DNS अलाउंस का कितना पार्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में जाता है, ठीक है ना, ये हमने इसको अंडरलाइन कर लिया कि हम भूल ना जाए। अब एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हमने HRA रिसीव किया एक्चुअल वन, ठीक है, वो है 7,000 इंटू 12, इतना अमाउंट आ जाएगा। अब हमने लीस्ट में सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन 50% ऑफ सैलरी। 50% क्यों है, बिकॉज इट इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो सैलरी का पर्पस यहाँ पे क्या है, देखो मैंने सैलरी के लिए स्टार लगाया, यानी ये सैलरी कैसे निकाली ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए आप। या मैंने सारा सम करने के बाद लिखा है कि सैलरी कैसे स्टार मार्क करके लिखा है कि बेसिक सैलरी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया। अब 40% ऑफ क्या है, 40% ऑफ जो सैलरी है उसका क्या कंसिडर करेंगे, DNS अलाउंस, जो कि HRA पर्पस के लिए हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब
तो डीएनएस अलाउंस हमारी है 5,000 की, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, पूरे साल की निकल आएगी। उसका 40% टर्म्स में आता है ना, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में, तो ये निकल आएगा 24,000। यानी HRA पर्पज के लिए सैलरी का मतलब है 2,04,000। अंडरस्टूड? तो ये मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया था कि इसका मैंने नोट नीचे दिया हुआ, तो 50% ऑफ ये आ जाएगा दिस मच, राइट। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। आप रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी भी लिख सकते हो कि जितना पे किया उसमें से माइनस कर दो 10%। सैलरी तो हमने निकाल ली थी, ये कैसे निकली आपको पता चल गया। अब हमने HRA यानी सॉरी रेंट कितना पे किया, वो भी 7,000 ही पे किया है। 7,000 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, माइनस 10% ऑफ ये सैलरी। ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। इन तीनों में से देखो लीस्ट अमाउंट क्या है, ये वाला ना, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमें एक्चुअल मिल रहा है ना HRA, उसमें से एग्जैम्प्ट अमाउंट आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा टैक्सेबल HRA। अंडरस्टूड नाउ? और ये मैंने आपको जो भी सैलरी का बताया था फॉर कंप्यूटेशन ऑफ 50% या 10%। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, रोहित इज एम्प्लॉयड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹25,000, ठीक है, per month. He gets a DNS allowance of ₹10,000 per month. 60% is includable for retirement purposes, यानी employment terms में है, ठीक है। यानी कि 10,000 का 60% हमने HRA पर्पस के लिए सैलरी में इंक्लूड करना है। He gets HRA of ₹13,000 per month, ठीक है। उसके बाद he stays with his brother and pays no rent. ये ना भी लिखा हो ना, pays no rent, सिंपल लिखा होता है he stays with his brother, तो ऑब्वियस है अपने भाई के साथ रह रहा है। तो क्लियर, अगर आपको नहीं होता तो आप एग्जाम्पशन दे सकते हो कि वो भाई के पास रह रहा है, वो कोई रेंट नहीं पे कर रहा, हम ये एग्जाम्पशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा ना पेज नो रेंट, तो इट्स ऑब्वियस कि आप एग्जाम्पशन दे दो कि वो भाई के पास रह रहा है। इट इज अज्यूम दैट ही इज लिविंग विद हिज रिजाइडिंग विद हिज ब्रदर, सो वी अज्यूम दैट ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट, राइट। उसके बाद कैलकुलेट हिज टैक्सेबल HRA इफ ही रिसाइड्स इन मुंबई। अब वो मुंबई में रहता है, कोलकाता में रहता है या आगरा में रहता है, कहीं पे भी रहता हो, अब वो रेंट पे ही नहीं कर रहा। जब रेंट पे ही नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका सारा का सारा HRA क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अंडरस्टूड? ये सारी चीजें अब इररेलेवेंट है क्योंकि वो रेंट ही पे नहीं कर रहा। तो मैंने अभी अब तक आपको जो कराया वो सब टिडबिट्स हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए। असली सम तो अब आए जिसको आपने बहुत ध्यान से करना है। इस तरह के ही कॉम्प्लिकेटेड सम्स एग्जाम में आने हैं, एंड यू हैव टू कीप योर आईज एंड माइंड अलर्ट, राइट। सो सुरेश इज एम्प्लॉयड विद, जिस भी कंपनी में कर रहा है, on a basic pay of ₹20,000 per month. He is also entitled to DNS allowance at 100% of basic pay. यानी जितनी सैलरी उतना ही उसको DA भी मिल रहा है। साथ में क्या लिखा है, 60% of which is under the terms of employment। यानी कि HRA के लिए हमने, यानी ये जो 20,000 हमारा DNS अलाउंस निकलेगा, उसका 60% इंक्लूड करना है बेसिक सैलरी में, तो अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद क्या लिखा है, company gives him HRA of ₹4,000 per month, which was increased to 5,000 with effect from 1st January 2022। ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट है। देखिए चिल्ड्रन, आई मीन गाइज, आप बड़े हो गए, बहुत बड़े, मेरे लिए तो बच्चे ही हो। चल एनी हाउ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यानी कि 1st January 2022 से पहले हमारे पास सब कुछ स्टेबल है, यानी दिसंबर 2021 तक सब कुछ स्टेबल है। ये माइंड में रखनी है बात। चेंजेस आ रहे हैं 1 जनवरी से कि उसका जो HRA है वो बढ़ गया है 4,000 से 5,000। उसके बाद एक और लिखा है, ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 इन हिज बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2022। देख लो, इसका मतलब दिसंबर 2021 तक कुछ नहीं है, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। फिर बाद में देखेंगे इसको कैसे करना है। रेंट पेड by him during the previous year is as follows। उसमें सबसे पहले लिखा है अप्रैल टू जून 2021। अप्रैल मई जून 3 महीने क्या हुआ, उसने 6,000 पर मंथ रेंट दिया, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई में। जब मुंबई आए, मेट्रोपॉलिटन है, तो 50% लेना, याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गई 3 महीने की बात। तो हमने गाइज इसको ही बेस बनाना है टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए, नॉट इंक्रीमेंट, नॉट, वो उनको बाद में लेंगे। पहले हमने रेंट पेड वाले स्लैब को देखना है कि किस मंथ से किस मंथ तक। एक हमारा ये स्लैब बनेगा एग्जाम्पशन के लिए, दूसरा हमारा होगा जुलाई एंड अगस्त में ही स्टेड विद हिज पेरेंट्स, तो टोटली यहाँ पे टैक्सेबल होगा क्योंकि वो इन 2 महीनों में उसको कोई रेंट देना नहीं पड़ा है।
थर्ड वाला क्या है, सितंबर 2021 टू मार्च 2022। अब सितंबर से लेके मार्च तक उसने एक ही कांस्टेंट किराया दिया है 5000 पर मंथ के हिसाब से, और वो कानपुर में, तो यहाँ पे 40% वाली कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे हमारा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा सम, और बहुत ध्यान से करना है इनको। इतना समझ लीजिए कि दिसंबर 2021 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इंक्रीमेंट या HRA में कोई चेंज नहीं है। तो अब इसको हमने जब करना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने बनाना है टेबल टैक्सेबल HRA ऑफ सुरेश। बना के टेबल 4 कॉलम, फर्स्ट में पर्टिकुलर्स आएंगे, ये 3 कॉलम बनेंगे रुपीज के। क्या क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमने लेना है पार्ट ए, मैंने ए लिख दिया है, जिसमें कौन कौन से मंथ्स आते हैं। देखो, अप्रैल से लेके जून तक, तो आप यहाँ पे लिखोगे, मेंशन करोगे अप्रैल टू जून 2021, ये हमारा पार्ट ए है। यानी वी विल कंसिडर लीस्ट किसका, 3 महीने का। 3 महीनों में एटलीस्ट सैलरी में कोई चेंज नहीं है, HRA में कोई नहीं है, रेंट में कोई चेंज नहीं है, तो हम पहले वही वाला लेते हैं, अप्रैल से लेके जून, यानी कि 3 मंथ्स का। सबसे पहले हम यही लिखते हैं ना, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। हमने 3 कॉलम बनाए हैं, ये फर्स्ट वाला छोड़ दो, इसमें हमने लीस्ट लिखना है, ठीक है। इसमें लिखेंगे जो एक्चुअली रिसीव किया है, और यहाँ पे आएगा टैक्सेबल वन, ठीक है। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड हमारा, देखिए ध्यान से, जो उसका HRA है, ये देखो 4000 पर मंथ। ये कब तक है, दिसंबर तक सेम है। तो 4000 को हम आराम से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देंगे HRA एक्चुअली रिसीव 12000। ओके, उसके बाद हम इसी में स्लैब में क्या करेंगे, देखिए, निकालेंगे लीस्ट, ठीक है। लीस्ट निकालेंगे, लेस लीस्ट बीइंग एग्जाम्प्ट, वही अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड हमने ऊपर अभी निकाला था। उसके बाद 50% क्यों लिया आपको पता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये वाली कंडीशन में मुंबई में है, इसलिए हम 50% ले रहे हैं, 50% ऑफ सैलरी। और मैंने कहा था सैलरी का मतलब क्या है, एक तो बेसिक सैलरी ये वाली 20,000, और वही 20,000 हमारा DA भी है, उसका कितना लेना है, 60%, यानी 20,000 का 60% मैंने स्पेशल लिख दिया, वो आता है 12,000। यानी ये हो गया DA, ये बेसिक सैलरी, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई, ये तो आ जाएगा ना 1 मंथ का, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 48,000। नहीं, ये आएगी टोटल हमारी सैलरी, उसका 50%, हमारा ये आएगा 96,000, उसका 50% जब करोगे तो 48,000 आएगा। इज दैट क्लियर। थर्ड हमारा क्या है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड। आप सिंपल रेंट पेड भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया कि रेंट पेड यानी एक्सेस भी लिख सकते हो। इन जनरल जो रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी को माइनस करना है। सैलरी हमने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है, 96,000 आई थी, उसका 10% लेना है हमने यहाँ पे, और हम जो रेंट पे कर रहे हैं वो 6,000 पर मंथ है, तो भूलना नहीं 3 मल्टीप्लाई बाय 6,000 करना है, उसमें से 10% ऑफ सैलरी, वो भी 3 मंथ्स की लेके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8,400। तीनों में से जो लीस्ट है वो है 8,400। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको अभी बताया था, देखिए ये हमने लिखा था ना, ये 12,000 में से ये जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है हमारा 8,400 माइनस करेंगे तो टैक्सेबल आ जाएगा इसका इन पर्टिकुलर 3 मंथ्स का 3,600। अंडरस्टूड। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट देखेंगे सामने, देखो क्या लिखा हुआ है, July and August he stayed with his parents, right? He stayed with his parents, it means he did not pay any rent for 2 months, right? तो इसका मतलब कोई एग्जाम्पशन नहीं है इसमें, सिंपल आप बी पार्ट लिखोगे, जुलाई एंड अगस्त 2021 लिखना नहीं भूलना, फुली टैक्सेबल है, ठीक है ना। उसको HRA मिल रहा है 4,000, क्योंकि 2 मंथ्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8,000। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी में क्या आएगा, देखो जरा, सी में लिखा है सितंबर से लेके मार्च तक वो कानपुर में रहा है और इतना उसने रेंट पे किया है। इज दैट क्लियर? सो आप क्या करोगे, मैंने अभी बताया था कि दिसंबर तक हमारे जो बेसिक डेटा है वो चेंज नहीं हुआ है, ना सैलरी का, ना DA का, ना HRA का। इसका मतलब सितंबर से लेके दिसंबर तक का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पार्ट सी में लेंगे सितंबर 2021 टू दिसंबर 2021, क्योंकि हमारे बेसिक मैंने अभी बताया उनमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो एक एक्चुअल HRA, अच्छा मंथ्स कितने बनते पहले चेक कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 मंथ्स का, ठीक है। एक्चुअल HRA है
4,000 4 मंथ्स का निकालो, ये आ जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में 16,000। अब हमने लीज निकालना है। लीज के लिए हम एक्चुअल HRA लिखते हैं, 16,000 आपको पता है कैसे आया। उसके बाद क्योंकि वो कहाँ रह रहा है, मेट्रोपॉलिटन में नहीं रह रहा है, इसलिए अब 40% ऑफ सैलरी लेना है। और सैलरी कैसे आए, जो पुरानी हमने यूज की वही वाली सेम है, क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं है। 32,000 1 मंथ की है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, जो भी आएगा उसका 40% लेना है हमने, तो ये आएगा 51,200। इज दैट क्लियर? और सी में रेंट पेड, रेंट कितना पे किया, 5,000, सिंगल नहीं लेना, 4 मंथ्स की बात हो रही है ना, 4 लिखना नहीं भूलना। 4 इंटू 5,000 ये हो गया रेंट पेड, माइनस 10% ऑफ सैलरी जो हमने यहाँ निकाली थी वो आप यहाँ लिख के कर सकते हो। तो माइनस करोगे ये आ जाएगा 7,200। तीनों में से लीस्ट देखो ये वाला है, तो यानी एक्चुअली जो आपने HRA रिसीव किया उसमें से एग्जाम्प्ट अमाउंट माइनस करिए, यानी टैक्सेबल है 8,800। कौन से पीरियड का, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर 2021। इज दैट क्लियर? अब आपने माइंड में रखना है कि हमारी जो बेसिक डेटा है हमारे चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चेंज हुआ हमारा और किस मंथ से। देखो इंक्रीमेंट हुआ है HRA में, 4,000 से 5,000 हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ये हो गया। और इसका मतलब ये 3 महीने हमारे जो जनवरी फेब और मार्च तीनों महीने सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद चेंज आया है सैलरी का 1 मार्च को। इसका मतलब जनवरी और फेब में इसके अलावा कोई चेंज नहीं आया ना, तो अब हमने इसी को इनकॉर्पोरेट करना है कौन से डी पार्ट में, यानी जनवरी और फेब्रुवरी, क्योंकि फिर चेंज आना है मार्च में। तो हम जनवरी फेब्रुवरी लेके करते हैं। एक्चुअली जो HRA पे किया है ना एम्प्लॉयर ने, अब 5,000 दिया, नॉट 4,000, 5,000 इंटू 2 क्यों किया, 2 मंथ्स का है, 10,000 आ गया। अब लीस्ट के लिए पहले ये वाला 10,000 लिखा एक्चुअली जो रिसीव किया। अब 40% क्यों लेना, 40% तो आपको पता है ना, क्योंकि मेट्रोपॉलिटिकल सिटी नहीं है। अब सैलरी सेम है, सैलरी सेम है जो हम पीछे यूज करते हैं, वो चेंज आ रहा है मार्च में। सेम सैलरी लेंगे, कितने मंथ्स की, 2 मंथ्स की, उसका 40% बनेगा 25,600। इज दैट क्लियर? उसके बाद रेंट, अब रेंट जो पे किया वो भी सेम है 5,000, यानी 2 मंथ्स का है, माइनस क्या करेंगे 10% ऑफ जो सैलरी ये वाली है, 32,000 इंटू 2 यानी 64,000। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 3,600। इन तीनों में से लीस्ट है ये, यानी 10,000 में से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 6,400। किस पार्ट का, डी पार्ट का, यानी जनवरी एंड फरवरी का। ओके, अब विल टॉक अबाउट लास्ट मंथ मार्च। मार्च में चेंज क्या आया है बेसिक सैलरी में और DA में, ठीक है। और जो चेंज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया था हमने जनवरी फरवरी में HRA का है ना, वो हम जनवरी फेब का इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब मार्च के लिए सबसे पहले एक्चुअली HRA रिसीव, क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका है कितना, 5,000, ओनली 1 मंथ का है, तो ये आ जाएगा 5,000। इज दैट क्लियर? लीस्ट के लिए भी वही एक्चुअल रेंट रिसीव 5,000, सॉरी एक्चुअल HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड है 5,000, 1 मंथ की बात हो रही है। उसके बाद 40% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैलरी में चेंज आ गया है। कितना चेंज आया देखिए ध्यान से, कितनी सैलरी बढ़ी है उसकी। गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 इन हिज बेसिक पे, यानी पहले 20 थी, अब कितनी हो जाएगी इसमें देखिए ध्यान से 22,000, ठीक है। अब 22,000 का 100% ही DA ना, यानी 22,000 का हमने कितना लेना है 60%, जो कि हमारा DA बनता है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के लिए, ठीक है। तो 22,000 का 60% जब लोगे तो ये आ जाएगा 13,200, ठीक है। अच्छा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये 1 मंथ का, हमने मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना, जस्ट टोटल कर देंगे और उसका लेंगे 40% आएगा 14,080। इज दैट क्लियर? उसके बाद लास्ट वाला है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे किया है 5,000, अब 10% ऑफ ये वाली सैलरी, क्योंकि 1 मंथ का ये इसी का ही हम कर लेंगे, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1,418। तीनों में से लीस्ट है ये, तो यानी 5,000 में से एग्जाम्प्ट अमाउंट करिए माइनस, और ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल। अब हमने टैक्सेबल निकाली, अब लास्ट कॉलम में जितने भी हैं हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ था टैक्सेबल, फर्स्ट ये, सेकेंड, दिस इज थर्ड, उसके बाद ये है फोर्थ,
ये है फिफ्थ। सबको जब ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा 30,320। मैंने स्टार मार्क कर दिए, छोटा सा था पॉइंट तो मैंने ऊपर लिख दिया। आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना, नेक्स्ट पेज पे करना है। तो स्टार मार्क करके कि टैक्सेबल HRA कितना निकला है, ₹30,320। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। इन चीज़ों को ही यूज़ किया जाता है फर्दर सम्स में। सो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। I have given you very short notes, I mean summary form of all the allowances, I mean the things related to salaries. तो आप इनके नोट्स स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले सकते हो, डायरेक्टली डेटा केबल लगा के भी कर सकते हैं, एज यू विश। एंड अच्छी तरह से आपने ये सम्स खुद करके देखना है ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, क्योंकि मंथ्स यूजुअली स्किप हो जाते हैं। एनीवे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।